कैसे हैं आप लोग? आज मैं हिस्ट्री की एक शुरुआती टॉपिक के साथ आ रहा हूं। जैसा कि कुल मिला के मेरे बोर्ड पर लिखा है, प्राचीन भारत में विदेशी यात्रियों का विवरण। और प्राचीन भारत में विदेशी यात्रियों का जो विवरण है, क्योंकि मैं बार बार इस बात को कहता रहता हूं कि हिंदुस्तान एंशिएंट पीरियड में और मिडावल पीरियड में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। इवन अंग्रेजों के शासन काल तक हिंदुस्तान बहुत ताकतवर रहा है। आप इस बात को समझने का प्रयास करें। जब मैं मॉडर्न इंडिया में आऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि 1453 में आप ये देखिए कि कुल मिला के जैसे ही टर्की लोगों ने या तुर्की लोगों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा किया है, भारत और यूरोप का संपर्क डिस्कनेक्ट हो गया, जिसके कारण से हमारे प्रोडक्ट यूरोप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसी के कारण अंततः यूरोप में भौगोलिक खोजों की शुरुआत हुई। इसका अर्थ मैं यह बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भारत प्राचीन काल में हो चाहे मध्यकालीन की बात हो, इस समय इतना शक्तिशाली है। चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से शक्ति की बात करें, आर्थिक दृष्टि से संपन्नता की बात करें, या कुल मिला के डिफेंस सेक्टर की बात करें, मतलब हर क्षेत्र में भारत दुनिया का सुपर पावर है। और इसीलिए दुनिया के लोग, दुनिया के यात्री, दुनिया के जो जिज्ञासु लोग थे, वो भारत को देखने के लिए आ रहे हैं, भारत को घूमने के लिए आ रहे हैं, भारत को समझने के लिए आ रहे हैं। तो इसी क्रम में कुल मिला के मैंने इस बार सोचा है कि प्राचीन काल हो चाहे मध्यकालीन हो चाहे आधुनिक भारत की बात हो, आखिर हिंदुस्तान में जो ट्रैवलर्स लोग आते हैं तो यहां रहते हुए बहुत कुछ भारत के विषय में लिखते हैं, और जो कुछ अपना डिस्क्रिप्शंस दे रहे हैं, जो कुछ लिख रहे हैं, उनसे निश्चित रूप से भारत के विषय में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। और इसी संदर्भ में मैंने, जैसा कि मेरे बोर्ड पर लिखा है, प्राचीन भारत में विदेशी यात्रियों का विवरण, ये एंशिएंट तक ही कुल मिला के कहीं ना कहीं नहीं रहेगा। फिर मैं मिडावल में आऊंगा, विजयनगर बहुत से लोग आ रहे हैं, मुगलों के यहाँ बहुत से लोग आ रहे हैं, तो उनके ऊपर भी मैं धीरे धीरे चर्चा करूंगा। लेकिन आज मैं विदेशी यात्रियों को कुल मिला के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इस रूप में लेकर आया हूं। और भारत बहुत तरह के यूरोपीय यात्री आए हैं, चाहे वो यूनानियों की बात हम लोग कर लें, चाहे चाइनीज लोगों की बात कर लें, चाहे अरबी लोगों की बात कर लें, या चाहे यूरोप के अन्य देशों से जो लोग आ रहे हैं, चाहे पुर्तगाल से आ रहे हैं, चाहे फ्रांस से आ रहे हैं, चाहे कुल मिला के अंग्रेजों के देश इंग्लैंड से आ रहे हैं। इस तरह से बहुत से लोग हिंदुस्तान आ रहे हैं और हिंदुस्तान के विषय में देखकर बहुत कुछ लिख रहे हैं। इस पर मेरी धीरे धीरे चर्चा होगी। आज मैं कुल मिला के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पहले ही टॉपिक के साथ आया हूं, और मैंने लिखा है यूनानी रोमन लेखक, यानी जो यूनान और रोमन से रिलेटेड लोग हैं वो भारत के विषय में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। और भारत के विषय में जानना चाहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब उस समय के हिंदुस्तान की हम बात करते हैं तो उस समय पाकिस्तान नाम की कोई चीज तो थी नहीं। तो आपका भारत तो बहुत बड़ा था, और जब भारत बहुत बड़ा था तो उस समय का हिंदुस्तान, आपको मालूम होना चाहिए कि कुल मिला के ईरान को आप टच कर रहे हैं। और जब ईरान को टच कर रहे हैं तो ईरान में इस समय कुल मिला के धीरे धीरे यूनानियों का प्रभाव है, क्योंकि यूनानी लोग इसी रास्ते से भारत के से संपर्क कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब यूनानी लोग कुल मिला के कहीं ना कहीं आते हैं, जो भी ईरान में आ रहा है या ईरान में रह रहा है, जिसको हम पर्सिया कहते हैं, तो डेफिनेटली मानकर चलिए कोई भारत के विषय में जानना चाहता है। और इसी में एक व्यक्ति का मैं नाम लेना चाहता हूं जो पहला कुल मिला के कह सकते हैं कि यूनानी है, जिसका नाम टेसियस है। और टेसियस ईरान में एक राजवैद्य है। लेकिन मैंने अभी कहा कि भारत बहुत ही ताकतवर था, इसीलिए भारत के विषय में कुल मिला के जो भी लोग जहां भी थे वो भारत के विषय में जानने का प्रयास करते थे। तो टेसियस पहला व्यक्ति है जो ईरान का राजवैद्य है, और वो भारत के विषय में बहुत कुछ लिख रहा है। इसके बाद जो है दूसरा जो व्यक्ति आता है उसका नाम हेरोडोटस है। और आपको मालूम होना चाहिए कि हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री तक कहा गया। अब फादर ऑफ हिस्ट्री इसलिए कहा जाता है, सिसरो जो एक यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक हुए, फिलोसफर हुए, वो कहते हैं कि कुल मिला के हेरोडोटस जो है वो इतिहास का पिता कहलाने का अधिकारी है। इसीलिए हेरोडोटस को कहा जा रहा है क्योंकि हेरोडोटस पहली बार इतिहास को एक सीक्वेंस में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम हिस्टोरिका है। और हिस्टोरिका नामक ग्रंथ से भारत और फारस, मैंने अभी कहा कि जो पर्सिया की बात कर रहा हूं, ये इंडिया की बात, ये पर्सिया की बात है, भारत और फारस के संबंधों की चर्चा उसमें मिलती है। यानी इंडिया और पर्शियन क्या रिलेशन रहे हैं, इसकी चर्चा हेरोडोटस साहब अपने ग्रंथ किसमें कर रहे हैं? हिस्टोरिका में कर रहे हैं। मैंने अभी कहा
तो इस तरह से टेसियस और हेरोडोटस ये पहले लोग हैं जो भारत के विषय में लिख रहे हैं। और मैंने अभी कहा कि हेरोडोटस अपनी जो किताब है जिसका नाम हिस्टोरिका है उसमें भारत के विषय में लिखने का प्रयास करते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा सा मैं इस बात को थोड़ा घुमाना चाहता हूं, क्योंकि भारत के इतिहास को लिखने के लिए मुझे एक डेट चाहिए और हिंदुस्तान पर थोड़ा आपको बताना चाहता हूं कि 326 ईसा पूर्व के आसपास हिंदुस्तान पर अलेक्जेंडर का हमला हो रहा है, सिकंदर का आक्रमण हो रहा है। सिकंदर के आक्रमण की यह डेट इसलिए हमारे महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के लोग इतिहास लिखते तो हैं लेकिन उसकी डेट नहीं लिखते हैं। लेकिन यूरोप में ऐसा लिखा गया है कि 326 बीसी के आसपास सिकंदर भारत में हमला कर रहे हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि यूनानी यात्रियों को हम 3 कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला कौन से हैं? जो सिकंदर के पहले के लोग हैं। तो सिकंदर के पहले कौन से लोग हुए? टेसियस हुए और हेरोडोटस हुए। लेकिन कुछ लोग सिकंदर के साथ भी आए। तो सिकंदर के साथ कौन से लोग आए? ये 4 लोग आए। इसमें नियार्कस का नाम है, इसमें आनेसिक्रिटस का नाम है, इसमें अरिस्टोबुलस का नाम है और इसमें मेरुस का नाम है। जब सिकंदर 326 के आसपास हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करता है तो उसको तो यह मालूम था कि मैं विश्व विजय करने के लिए निकला हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सिकंदर कुल मिला के, जिसको आप अलेक्जेंडर कह रहे हैं, एक मैसिडोनिया का छोटा सा शासक है, लेकिन उसका गुरु जबरदस्त रहा। मैंने बार बार कहा कि जिंदगी में अगर आपको गुरु मिल जाता है तो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे यार, आपको अंदाजा नहीं है। अरस्तु का गुरु जो है कुल मिला के कहने करे, सॉरी, सिकंदर का गुरु अरस्तु है और अरस्तु जीवन पर्यंत उसको कहता है यार तू विश्व विजय करने के लिए पैदा हुआ है। इसी प्रकार से कौटिल्य का उदाहरण देख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य को अगर कौटिल्य नहीं मिले होते तो पाटलिपुत्र की गली में कहीं गिल्ली डंडा खेल रहे होते। मेरा सिर्फ यह कहने का मतलब है कि कुल मिला के हिंदुस्तान के इतिहास में या किसी भी इतिहास में गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसीलिए कुल मिला के अरस्तु जीवन पर्यंत यह कह रहा है किसको? सिकंदर को, कि भाई तुम दुनिया जीतने के लिए पैदा हुए हो। इसीलिए विश्व विजय करते हुए भारत की तरफ आया। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए जब भारत पर हमला कर रहा है, सिंधु नदी क्रॉस कर गया। लेकिन इस समय भारत में एक बहुत ताकतवर सम्राट है मगध में, जिसका नाम है घनानंद। पाटलिपुत्र उसकी राजधानी है और अंततः घनानंद की सत्ता व्यास नदी के तट तक है। और इस प्रकार से कहते हैं कि सिकंदर साहब भारत में आए तो जरूर, लेकिन व्यास के तट से उनको वापस जाना पड़ा, क्योंकि हिंदुस्तान में कुल मिला के घनानंद अपने आप में एक बहुत ताकतवर सम्राट था और इसीलिए कुल मिला के वो चले जाते हैं। लेकिन जब तक वो भारत में रहे हैं, क्योंकि भारत में सिकंदर जो है लगभग 19 महीने रहा है। कितने महीने रहा है? 19 महीने रहा है। तो 19 महीने ये नियार्कस था, आनेसिक्रिटस था, एरिस्टोबुलस था, मेरुस था, ये लोग कहीं ना कहीं यहां रहते हुए भारत के विषय में जो देख रहे हैं वो लिख रहे हैं। मैंने अभी कहा कि कुल मिला के अब आनेसिक्रिटस देखिए क्या लिख रहा है, सिकंदर की जीवनी लिख रहा है, सिकंदर की बायोग्राफी लिख रहा है। इसी प्रकार से अरिस्टोबुलस क्या लिख रहा है? एक किताब लिख रहा है, हिस्ट्री ऑफ वार। इसी प्रकार से मेरुस क्या लिख रहा है? आपको मालूम होना चाहिए कि जब सिकंदर आया तो कुल मिला के झेलम के तट पर एक बड़ा ताकतवर सम्राट है जिसका नाम है पौरव राजा पोरस। और आप अच्छी तरह से कहानियां भी सुनते रहते हैं कि सिकंदर और पोरस की बड़ी भयानक युद्ध हुआ है और इस युद्ध में कहते हैं कि कुल मिला के पोरस पराजित हुए। लेकिन पोरस को जब पकड़कर सिकंदर के समक्ष लाया गया तो उससे पूछा गया तेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। क्या गजब की बात कहता है यार, कहता है कि जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ कहीं ना कहीं व्यवहार करना चाहिए। सिकंदर कहते हैं बड़े प्रभावित हुए और अंततः कुल मिला के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उस युद्ध को, सिकंदर और पोरस के युद्ध को हाइडेस्पिस के युद्ध के नाम से जाना जाता है, वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, झेलम का युद्ध भी कहते हैं। और जो भी रहा हो, अंततः इस युद्ध के बाद जो ट्रीटी होती है, जो संधि होती है, जो मित्रता होती है, उसको कराने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम मेरुस है। मेरुस ने बड़ा मेहनत किया, सिकंदर का सेनापति था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नियार्कस, आनेसिक्रिटस, एरिस्टोबुलस, ये 4 जो लोग हैं वो डेफिनेटली सिकंदर के साथ आ रहे हैं और सिकंदर के समय रहते हुए वो भारत के विषय में बहुत कुछ लिख रहे हैं। तो इससे भी कुल मिला के कहीं की भारत के विषय में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि सिकंदर से पहले कौन थे, तो टेसियस और हेरोडोटस हैं। सिकंदर के बाद कौन से थे, तो नियार्कस, आनेसिक्रिटस, एरिस्टोबुलस हैं, मेरुस हैं। लेकिन कुछ लोग सिकंदर के बाद आ रहे हैं और सिकंदर के जो बाद आ रहे हैं उनके विषय में अगर थोड़ा सा हम लोग जानें तो निश्चित रूप से इसमें कुल मिला के कुछ लोगों का नाम आता है। निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति है जो सिकंदर के बाद आ रहा है उसका नाम है मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज का इतिहास अगर थोड़ा सा हम लोग समझें तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस समय कुल मिला के पाटलिपुत्र भारत की राजनीतिक सत्ता का केंद्र है। और पाटलिपुत्र जब भारत की राजनीतिक सत्ता का केंद्र है तो इस समय सिकंदर के आक्रमण के पश्चात जो बैक्ट्रिया जगह है, जो अफगानिस्तान में इस समय पड़ता है, ये बैक्ट्रिया यूनानियों का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया।
और इस समय कुल मिला के सेल्यूकस यहां पर शासन कर रहा है बैक्ट्रिया में। 323 में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो सिकंदर की मृत्यु जब हो जाती है तो इस बैक्ट्रिया के शासक सेल्यूकस को यह लगता है कि अब मुझे सिकंदर के अधूरे काम को पूरा करना चाहिए, और इसीलिए वो सिंधु नदी को क्रॉस करता है और भारत पर हमले करने का प्लान करता है। लेकिन उसको यह नहीं मालूम है कि इस समय पाटलिपुत्र की गद्दी पर जो व्यक्ति बैठा है वो बहुत ही खतरनाक है। और इस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं, इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य की सेनाएं सिंधु के तट पर पहुंचती हैं। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में बहुत भयानक युद्ध होता है और इस युद्ध में सेल्यूकस पराजित हो जाता है। अब जब सेल्यूकस साहब हार गए तो क्या हुआ, अंततः ट्रीटी होगी, संधि होगी, और इस संधि की चर्चा एक व्यक्ति करता है जो यूनानी है, जिसका नाम है एपियानस। एपियानस जब इसकी चर्चा करता है तो वो कहता है कि इस युद्ध के पश्चात सेल्यूकस को अपने 4 प्रांत देने पड़े। कौन से 4 प्रांत? एरिया देना पड़ा, एराकोशिया देना पड़ा, जड्रोसिया देना पड़ा, पेरिपेनिसदाई देना पड़ा। एरिया हेरात है, एराकोशिया कंधार है, जड्रोसिया मकरान है, पेरिपेनिसदाई काबुल है। इस प्रकार से 4 क्षेत्र उसको देने पड़े। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं कि इसी के पश्चात अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से करेगा। अरे भाई, सफल हो जाओगे तो कुल मिला के सब कुछ मिलता है यार। वीर भोग्या वसुंधरा, इस धरा को कौन भोगते हैं? जो वीर होते हैं, जो ताकतवर होते हैं। मैं बार बार कहता रहता हूं कि द्रौपदी का वरण किसने किया? अर्जुन ने किया। आप देखिए कि जब द्रोणाचार्य कुल मिला के कहने की परीक्षा ले रहे थे सबसे कहा कि देखो पेड़ पर क्या दिख रहा है। किसी को आम दिख रहा है, आम दिख रहा है तो चूसो। आप खुद सोचिए, किसी को आम दिख रहा है, किसी को पेड़ दिख रहा है, किसी को पत्ता दिख रहा है। लेकिन जिसने द्रौपदी का वर्ण किया उसको सिर्फ एक चीज दिखी, उसको आंख दिखी, और आंख का मतलब है कंसंट्रेशन। इस प्रकार से फुली कंसंट्रेट अपने लक्ष्य के प्रति है, और जो कंसंट्रेट होता है वही लक्ष्य को वेधता है, और जो लक्ष्य को वेधता है वही इस धरा को भोगता है। इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है। कोशिश करो जिंदगी में कभी भी कुल ना के कहीं उदास होने का प्रयास नहीं करो। मैं बार बार कहता हूं, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते, असफलता से कभी निराश नहीं होते। हाथ की लकीरों पर यकीन मत रखना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। जिंदगी में आगे बढ़िए, मेरा यह मानना है। और स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं जब सेल्यूकस कुल ना के पराजित हो जाते हैं, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह करते हैं, तो वहां वो अपना एक राजदूत मेगस्थनीज भेजते हैं। और यही मेगस्थनीज पाटलिपुत्र में बहुत लंबे समय तक रहा है। सेल्यूकस का राजदूत मेगस्थनीज पाटलिपुत्र में बहुत लंबे समय तक रहा है, और उसने अपना एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है इंडिका। इंडिका से भारत के विषय में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। भारत से मतलब मौर्यों के विषय में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे तो बताएंगे कि इंडिका मौर्यकालीन इतिहास जानने का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है। अब आप देखिए कि इंडिका से क्या जानकारी मिल रही है। इंडिका से कुल मिला के उस समय के राजा की जानकारी मिल रही है। राजा मतलब कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है? राजा चंद्रगुप्त मौर्य है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी मिलती है। तो वो कहता है कि सेंड्रोकोटस बहुत ही कुल मिला के कहीं कहीं परिश्रमी व्यक्ति है। और सेंड्रोकोटस की पहचान मैंने बार बार कहा है, सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से किया है। तो इस प्रकार से कुल मिला के मेगस्थनीज उस समय के राजा की बात कर रहे हैं। और किसकी बात कर रहे हैं? उसकी राजधानी की बात कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? पाटलिपुत्र की बात करते हैं। और वो पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहता है। वो कहता है नगर चारों तरफ से घिरा हुआ है, 16 किलोमीटर लंबा है, 3 किलोमीटर चौड़ा है। इस प्रकार से पाटलिपुत्र के नगर की पूरी चर्चा वो कर रहा है। इस पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की चर्चा करता है, और वो कहता है कि पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन चलाने के लिए 30 लोगों की कमेटी हुआ करती थी, जो 6 भागों में डिवाइड थी। मैं इस पर बड़ी डिटेल में चर्चा करूंगा जब मैं मौर्य प्रशासन पढ़ाऊंगा। और किसकी चर्चा कर रहा है? वो मौर्यों की सैन्य प्रशासन की बात कर रहा है, यानी सैन्य विभाग की चर्चा कर रहा है। और उसमें भी वो कह रहा है कि इसमें भी 30 लोगों की कमेटी है जो 6 भागों में डिवाइड है। इस प्रकार की बात करता है, यानी वो उस समय के समकालीन चंद्रगुप्त मौर्य राजा की बात करता है। उस समय उसकी राजधानी पाटलिपुत्र की बात करता है, वहां के सैन्य प्रशासन की बात करता है, वहां की राजस्व पॉलिसी की बात करता है। और वो कहता है कि कुलनाकेस जो सम्राट है वो आमदनी का 1/4 भाग, 1/4 भाग टैक्स लिया करता था। ये बात इसलिए समझ में नहीं आती है क्योंकि स्वयं कौटिल्य कहता है कि 1/6 भाग लिया जाता था, लेकिन ये कहता है कि 1/4 भाग लिया जा रहा है। इसके अलावा और क्या ये बात करता है? स्वाभाविक रूप से कहीं निश्चित रूप से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो और करता है। वो कहता है कि भारत की नदियों से कुल ना के कहीं सोना निकाला जाता है, यानी वो सोने की बात कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट जो बात करता चाह रहा है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो उसका प्रधानमंत्री है, और उस प्रधानमंत्री का नाम क्या है? कौटिल्य।
तो कौटिल्य ने एक मार्ग की बात की है, जो मार्ग पाटलिपुत्र से बाद में ताम्रलिप्ति से कुल मिलाके कहने की पेशावर तक जाता था, तक्षशिला तक जाता था, जिसको उत्तरापथ के नाम से जाना जाता है। यानी मेगास्थनीज इस उत्तरापथ मार्ग की चर्चा करते हैं, और इस उत्तरापथ मार्ग का बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बार बार बताता रहता हूं कि जो मार्ग ताम्रलिप्ति बंदरगाह, जो बंगाल का बंदरगाह है, यहां से वो पाटलिपुत्र पहुंचेगा और यहां से वो कुल मिलाके कहीं कहीं पेशावर होता हुआ निकल जाएगा। यानी यह मार्ग जो उसे उत्तरापथ कहा जा रहा है, आप थोड़ा सा इस बात को समझने का प्रयास करें। ये उत्तरापथ मार्ग जो है पूरे पूर्वी एशिया को पश्चिम एशिया और यूरोप से जोड़ने का काम करता था। इसी उत्तरापथ मार्ग का महत्व समझते हुए शेरशाह सूरी ने इसको सड़क ए आजम का नाम दिया, और यही बाद में अंग्रेजों के शासनकाल में लॉर्ड ऑकलैंड ने इसको जीटी रोड का नाम दिया है। यानी मेगास्थनीज उत्तरापथ की भी बात करते हैं। मेगास्थनीज थोड़ा सा भारत में रहे तो थोड़ा सा कुछ विवादित बातें भी बोल गए, इसलिए बोल गए होंगे क्योंकि वो यहां पर रहते थे, यहां के विषय में ज्यादा तो जानकारी उनकी नहीं थी। लेकिन चार जो है विवादित बातें भी मेगास्थनीज बोल जाता है, वो आपसे कुल मिला के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। और वो चार विवादित बातें क्या हैं? पहली विवादित बात वो कहता है कि जो भारत का समाज है वो चार भागों में नहीं है, 7 भागों में डिवाइड है। जबकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की सोसाइटी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 भागों में है। लेकिन वो कहता नहीं, इंडियन सोसाइटी 7 भागों में। वो दार्शनिक की बात कहता है कि दार्शनिक पहला वर्ग है, जो बहुत बुद्धिमान होते हैं और समाज में इनका बहुत सम्मान होता है। दूसरा क्या कहता है कि कुल मिला के किसान जो संख्या में सबसे ज्यादा हैं, तो वो किसानों की बात करता है। तीसरी की क्या बात करता है? वो अहीर या ग्वालों की बात करता है, जो अपने गाय और पशुओं को पाला करते थे। तो पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर या ग्वाले, चौथा कौन है? कारीगर हैं, आर्टिसंस हैं, शिल्पकार हैं, इनकी बात करता है। पांचवें कौन है? सैनिक हैं। निरीक्षक 6वें नंबर पर हैं। निरीक्षक कौन है? अरे यार, स्पाई, गुप्तचर की बात करता है। और 7वें नंबर पर सभासद। सभासद का मतलब होता है जो कुल मिला के राज परिवार और राजसी कुल मिला के कहने की जो एरिस्टोक्रेट वर्ग हुआ करता था, जो रॉयल ग्रुप हुआ करता था, जो राजकीय परिवार से रिलेटेड होता था, उसको सभासद कह रहा है। और सबसे कम संख्या सभासदों की वो बता रहा है। इस प्रकार से मेगास्थनीज एक विवादित बात ये बोल गया कि भारत की समाज 7 भागों में विभाजित है। दूसरा वो विवाद ये बोल गया कि भारत में दास प्रथा नहीं है, जबकि कौटिल्य ये बात कहता है कि हिंदुस्तान में दास हैं। कौटिल्य 9 प्रकार के दासों की बात करता है। इसका मतलब ये लगता है मुझे कि ये यूरोप से आया था, और हमारे यहाँ दासों के साथ जो व्यवहार होता था वो बड़ा ही कुल मिला के अच्छा होता होगा। यूरोप में दासों की स्थिति उस समय बहुत खराब रही होगी, इसके कारण से वो दासों को पहचान नहीं पाया। इसीलिए दूसरा विवाद बोल गया कि भारत में दास प्रथा नहीं है। तीसरी बात वो क्या बोल जाता है? तीसरी बात वो बड़ी इंपॉर्टेंट और बोलकर जाता है कि भारत में अकाल ही नहीं पड़ता है। अरे भाई साहब, सोहगौरा और महास्थान अभिलेख, सोहगौरा गोरखपुर में है और महास्थान अभिलेख जो है बांग्लादेश में है। उन दोनों अभिलेखों में लिखा हुआ है कि अकाल के समय में मौर्यों ने अपने जनता के बीच में अनाज का वितरण किया। तो इस तरह से कुल मिला के अकाल भी पड़ रहे हैं। तो देखिए विवाद क्या क्या बोल गया? भारत का समाज 7 भागों में विभाजित है। दूसरा विवाद क्या बोल गया? कि भारत में कुल मिला के कहने की दास प्रथा नहीं है। तीसरी विवाद क्या बोल गया? कि भारत में अकाल नहीं पड़ते हैं। और चौथा जो विवाद पड़ गया, उससे थोड़ा मेरे को भी बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो कहता है भारत के लोगों को लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं है। वो कहता है भारत के लोगों को लिखना नहीं आता है। अरे तुम्हारे बाप लोगों ने सिंधु सरस्वती के तट पर यार वेदों को बैठकर लिख दिया, और तुम हमको बता रहे हो कि कुल मिला के कहीं हम लिखना नहीं जानते थे। आप इस बात को जरा समझिए। बहुत से इतिहासकार तो यही कहते हैं कि अंग्रेज जब आए हिंदुस्तान में तो बहुत कुछ देकर गए। अरे भाई साहब, इन अंग्रेज हिंदुस्तान में देने के लिए नहीं आए थे, वो भूखों मर रहे थे जब रास्ता ब्लॉक हो गया। तो यहाँ आए तो कुल मिला के रोटी कमाने के लिए आए हैं, और हमको लूट कर लेकर चले गए। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि मेगास्थनीज साहब हिंदुस्तान में 4 विवादित बातें बोलकर गए, इसलिए क्वेश्चन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो मेगास्थनीज अपने इंडिका के माध्यम से भारत के विषय में बहुत कुछ लिख रहा है, वो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात मैंने अभी कहा कि कुल मिला के कहीं शुद्ध मेगास्थनीज अपनी इंडिका में बहुत कुछ लिखते हैं। साथ में कुल मिला के इंडिका के उदाहरण जो है, बाद में इंडिका जो है लुप्त हो गई, क्या हुआ? तो एरियन ने भी लिखा, तमाम जस्टिन स्ट्रैबो मिलकर कुल मिला के उसके उदाहरण के आधार पर एक पुस्तक लिख देते हैं। लेकिन मेगास्थनीज कुल मिला के इंडिका लिख रहे हैं, और इंडिका के माध्यम से कुल मिला के मौर्यों के प्रशासन के विषय में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। इसमें कोई भी शक शुबह नहीं। तीसरी बात अगर आप बात करते हैं, मेगास्थनीज की हम लोगों ने बात कर लिया है। मेगास्थनीज के बाद अब आप थोड़ा सा हम बात करें, 8वें नंबर बात है डाइमेकस। अब जरा समझिए इस बात को कि डाइमेकस कौन है। तो सीरिया कुल मिला के आप जान रहे हो, और सीरिया में एक यूनानी शासक है जिसका नाम है एंटियोकस।
और एंटियोकस का राजदूत है डायमेकस। तो सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत जो डायमेकस है, ये कुल मिला के कहां पर पहुंचा? अब देखिए, फिर मैं बात करना चाहता हूं, भारत की राजनीतिक सत्ता का केंद्र इस समय पाटलिपुत्र बना हुआ है। जिस प्रकार से दिल्ली आज भारत की राजनीतिक सत्ता का केंद्र है, उसी प्रकार से प्राचीन काल में पाटलिपुत्र कई सौ वर्षों तक हिंदुस्तान की राजनीतिक सत्ता का केंद्र रहा। तो इस प्रकार से कुल मिला के यहां पर पाटलिपुत्र में कौन आते हैं? डायमेकस आते हैं बिंदुसार के दरबार में। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो लड़का है बिंदुसार, इसके दरबार में वो आते हैं। और बिंदुसार ने कुछ चीजें मंगवाई हैं एंटियोकस से कि यार डायमेकस आ रहा है, बोले हाँ, तो यार थोड़ा कुछ चीजें लेते आओ। बोले क्या लेकर आए? बोले जरा यार शराब रॉयल स्टैग बढ़िया वाली लेके आना, यानी अंगूरी मदिरा की बात करता है, वाइन की बात करता है। दूसरी चीज क्या मंगाता है? तो यार थोड़ा अंजीर लेते आना, अंजीर जो खाते ना ड्राई फ्रूट होता है फिक्स, तो उसकी बात करता है। तो उसने कहा ठीक भाई ये भी भेज देते हैं। लेकिन तीसरी जो चीज जो है बिंदुसार मांग रहे हैं, उसने कहा एक फिलोसफर भेज देना, एक दार्शनिक भेज देना, जो कहीं ना कहीं चिंतनशील कोई हो, हमें सलाह देता रहे। तो एंटियोकस ने कहा कि देख भाई, मेरे यहां दो चीजें तो तुम्हारे भेज देता हूं, लेकिन हमारे यहां दार्शनिक भेजने की परंपरा नहीं है। प्रश्न आता है कि एंटियोकस के कुल मिला के राजदूत डायमेकस जब बिंदुसार के दरबार में आए तो कौन सी तीन चीज की बात की गई थी? तो पहली जो है कुल मिला के दार्शनिक, दूसरा सूखी अंजीर, तीसरा शराब। दार्शनिक छोड़कर वो दोनों चीजें लेकर आता है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनता है कि डायमेकस किसके दरबार में आया? बिंदुसार के दरबार में, और बिंदुसार के विषय में बहुत कुछ लिख रहा है। इसके बाद तीसरा भी जो व्यक्ति, अगला जो व्यक्ति है वो डायोनिसस है। प्राचीन काल से ही हमारे संबंध पश्चिम के देशों से बहुत ज्यादा रहे हैं। आप देखिए कि जब अशोक जो है पाटलिपुत्र में सम्राट बनेंगे, तो उसके बाद अपने धम्म का प्रचार करने के लिए जो 13वां शिलालेख अशोक का पढ़ेंगे, उसमें धम्म का प्रचार करने के लिए पश्चिम के 5 देशों के साथ वो जोड़ अपने को कुलना के संबंध रखते हैं, विदेशी संबंध रखते हैं। वहां अपने राजदूत भेजते हैं, उनके राजदूतों का यहां आवागमन है। इस प्रकार से प्राचीन काल से ही पश्चिम के देशों के साथ हमारे व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बने हुए थे। इसीलिए मैंने कहा कि जब अशोक गद्दी पर बैठे तो मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने अपना एक राजदूत डायोनिसस भेजा है, और डायोनिसस भी यहां रहते हुए भारत के विषय में बहुत कुछ लिख रहा है। इसी प्रकार से कुलना के एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ये हेलियोडोरस की बात कर रहे हैं। अब हेलियोडोरस कौन है? यूनानी शासक एंटियालकिड्स का राजदूत है। अब जरा यहां समझ लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहां जो है यूनानियों का एक बहुत बड़ा सेंटर बन चुका है, जिसका नाम है तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में, और तक्षशिला में यूनानी शासक एंटियालकिड्स का जो राजदूत है, जिसका नाम हेलियोडोरस है, वो कहां पहुंचता है? आप ही के मध्य प्रदेश के विदिशा में पहुंचा। कहां पहुंचा? विदिशा में। और विदिशा में कौन रह रहा है? शुंग शासक जो है भागभद्र रह रहे हैं। इस समय शुंगों की सत्ता विदिशा में फैल चुकी है। मैं आगे पढ़ाऊंगा शुंग वंश के विषय में। तो तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकिड्स का राजदूत ये हेलियोडोरस जो है, ये विदिशा पहुंचता है। और हेलियोडोरस जब विदिशा पहुंचा, तो आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि हेलियोडोरस जब विदिशा पहुंचा तो इसने देखा कि मध्य भारत में सभी लोग भागवत धर्म में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, भक्ति में डूबे हुए हैं। इसीलिए यह भी भक्ति रस में डूब गया और स्वयं को भागवत की उसने उपाधि धारण कर ली और बेस नगर के गरुड़ स्तंभ लेख का निर्माण करवा दिया। यानी हेलियोडोरस भारत में आते हैं, मध्य भारत में भक्ति रस में डूबते हैं। हेलियोडोरस कहीं न कहीं बेसनगर के गरुड़ स्तंभ लेख का निर्माण करते हैं और उसमें अपनी उपाधि स्वयं भागवत घोषित करते हैं। अरे भाई साहब, भारत की मिट्टी, भारत की संस्कृति, भारत की मिट्टी की खुशबू तो कुछ ऐसी रही है कि दुनिया के लोग आए और इसी भारत के बन के रह गए। मैं बार बार कहता रहता हूं, एनी बिसेंट का इतिहास उठाकर पढ़ लीजिए। अरे वो आई थी आयरलैंड से, लेकिन काशी के घाट पर जैसे ही पहुंची, अंततः उन्होंने विदेशी वस्त्रों को उठाकर फेंक दिया और गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। वेदांत पढ़ने लगी, हमको जगाने लगी और हमको कहने लगी, ऐ हिंदुस्तान के लोगों, तुम्हारा धर्म और तुम्हारी संस्कृति दुनिया में श्रेष्ठ है और तुम्हारे धर्म और संस्कृति तक पहुंचने में पश्चिम को बहुत अधिक समय लगेगा। उन्होंने अपना अंतिम सांस जो है इसी धरा पर ली। उनका सपना था कि मैं काशी के घाटों पर अपने जीवन की आहुति दूं। दुर्भाग्य की बात है कि वड़ियार में उनकी मृत्यु होती है। इसी प्रकार से आपका एक फकीर में का इतिहास एक अलग से वीडियो बनाऊंगा स्वामी विवेकानंद का। और स्वामी विवेकानंद ने 1893 की कुलमा के शिकागो की प्रथम विश्व धर्म संसद में जाकर हिंदुस्तान की पताका को जिस प्रकार से फहराया, आज भी दुनिया कुलमा के उस आवाज को सुनने के लिए तरसती रहती है। ये हिंदुस्तान की कुलमा की आवाज है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति की आवाज है, ये हिंदुस्तान के धर्म की आवाज है। और विवेकानंद जब कुलमा के उस प्रथम विश्व धर्म संसद में गए थे तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं भारतीय हूं, उन्होंने कहा था मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदू हूं।
मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदू हूं। इस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है, हमारी संस्कृति है, वो कुल मिला के गौरव करने की संस्कृति है यार, ये अभिमान की संस्कृति है। इसी प्रकार दुनिया के लोग आपसे मिलने के लिए जुड़े हुए हैं यार, आप इस बात को समझिए। एंशिएंट पीरियड में पूरे दुनिया के व्यापार पर आपका कब्जा है, विश्व व्यापार पर आप कब्जा किए हुए हैं, आधे से ज्यादा हिस्सा पूरे विश्व व्यापार का आपके पास है। आज तुम बहुत आगे निकल गए हो, सब कुछ कुल मिला के कहने की मॉडर्नाइजेशन हो गया है, लेकिन विश्व व्यापार में साला 2% हिस्सा भी हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, 2 के नीचे ही है, जबकि उस समय आधे के हिस्से पर थे। उस समय के लोग तो धोती कुर्ता और पगड़ी पहना करते थे, लेकिन विश्व के सिरमौर थे। आज तो हम लोग कहां चले गए, फटी पैंट पहन रहे हैं, बाल चुखइयों की तरह उठाकर रख रहे हैं। आप ये देखिए, बड़ा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, लेकिन व्यापार की ऐसी की तैसी हो गई, 2% से नीचे चले गए हैं। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास, प्राचीन काल का इतिहास बड़ा महत्वपूर्ण है और उसे हमें जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए और उस पर गर्व भी करना चाहिए, क्योंकि जिनको कुल मिला के कहीं अपने, क्योंकि हमारी धरोहर ऐसी है कि हमें गर्व करना चाहिए। हमें गर्व है कि कुल मिला के इस धरा पर कुल मिला के राम पैदा हुए, हमें गर्व है कि इस धरा पर कृष्ण पैदा हुए, हमें गर्व है कि कुल मिला के इस धरा पर कहीं के बुद्ध और महावीर जैसे व्यक्तित्व पैदा हुए, हमें गर्व है कि इस धरा पर नानक, गुरु गोविंद सिंह और गुरु अर्जुन देव जैसे गुरु पैदा हुए। हमें इस बात का क्यों नहीं गर्व होगा? मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि भारत का इतिहास गर्व करने का इतिहास है और हमें भारत के इतिहास को गर्व के साथ दुनिया में फैलाने का प्रयास करना चाहिए। तो थोड़ा सा कहीं मैं हेलियोडोरस की बात कह रहा हूं, मैं थोड़ा सा सांस्कृतिक चीजों में थोड़ा बह जाता हूं और बहना भी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को नशे में रहना चाहिए, क्योंकि बिना नशे के दुनिया में, संसार में कुछ पाया नहीं जा सकता है। इसीलिए नशे में रहो, और नशे में रहकर ही यार बड़ा बड़ा काम दुनिया में किया जा सकता है। मुश्किलें तो बहुत कुछ आती जिंदगी में है, लेकिन कुल मिला के मुश्किलें उतना ही मजबूत करती हैं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिर कर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। इस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं। इसी प्रकार से एक और यात्री की थोड़ी बात मैं कर लेना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस यात्री का नाम है प्लिनी। हालांकि वो भारत नहीं, रोमन साम्राज्य का है, लेकिन थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखें, ये प्लिनी कुल मिला के रोमन साम्राज्य का है, जो लिखा है प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरी का। और आप ये देखिए कि रोमन साम्राज्य से बड़े पैमाने पर दक्षिण भारत से हम लोग क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं रोमन साम्राज्य को। रोमन का मतलब इटली, रोमन का मतलब यूरोप, द ग्रेट रोमन एम्पायर। लेकिन ग्रेट रोमन एम्पायर को हम ही सामान सप्लाई करते थे। ये भी आपको हम बता दें, दक्षिण भारत से सबसे ज्यादा मसाले भेजे जा रहे हैं, स्पाइसेस, ब्लैक पेपर, टर्मरिक, क्योंकि मसाले की डिमांड यहां बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मेडिसिन है, वहां कोल्ड बहुत ज्यादा है, वहां के लोग जो है नॉन वेजिटेरियन है, मांस खाते हैं, तो मांस को प्रिजर्व करने के लिए किसकी जरूरत है? मसाले की जरूरत है। इसीलिए यहां के मसालों की डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि कुल मिला के प्लिनी साहब लिखते हैं व्यापार के, प्लिनी ने भारत और रोमन साम्राज्य के व्यापार पर बहुत कुछ लंबा लिखा है। भारत की प्रकृति और वनस्पतियों की बात तो ठीक है, लेकिन व्यापारिक संबंधों के विषय में बहुत कुछ लिखता है। और वो लिखता है कि रोमन साम्राज्य भारत के साथ व्यापार करके अपना संपूर्ण स्वर्ण भंडार लुटा रहा है। क्यों लुटा रहा है भाई? क्योंकि हम यहां से जितना मसाला भेजते हैं वहां से उतना ही सोना आता है, उतना ही गोल्ड आता है। अरे भाई साहब, भारत को सोने की चिड़िया एक दिन में नहीं कहा गया, वर्षों से, कई सौ वर्षों से भारत के बाहर से सोना आता है और भारत में आकर सोना समाहित हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुल मिला के प्लिनी कह रहा है। ये शाहजहां के शासनकाल में आने वाले फ्रांसिस बर्नियर कह रहे हैं ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में, और वो कहते हैं कि भारत सोने का दलदल है और दुनिया की सभी सोने की नदियां इस दलदल में आकर समाहित हो जाती हैं। हिंदुस्तान में इतना सोना था कि सोने के मंदिर उस समय बना करते थे। आपने कभी सुना है कि सोने का मकबरा, सोने की मस्जिद, सोने का गिरजाघर? लेकिन आपने सोने के मंदिरों का इतिहास लंबा पढ़ा है। मैं इसीलिए आपको कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं निश्चित रूप से प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका के माध्यम से भारत और रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंधों की बड़ी सुंदर चर्चा करता है। इसलिए प्लिनी से भी कुल मिला के जानकारी मिलती है। वो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के विषय में कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की सेना है। इस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि प्लिनी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कुल मिला के कहीं की जानकारी का स्रोत है। एक और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये किताब का नाम है। और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का जो राइटर है वो अननोन है, वो अज्ञात है।
लेकिन इस किताब के माध्यम से भारत और यूरोप के संबंधों की बड़ी सुंदर चर्चा मिलती है। और इस पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का मतलब है लाल सागर का विवरण। पेरिप्लस का मतलब है कि समुद्री किताब, और एरिथ्रियन सी का मतलब है रेड सी, यानी भारत का व्यापार उस समय रेड सी और मेडिटेरियन सी के थ्रू हो रहा था, दूसरा बे ऑफ फारस यानी फारस की खाड़ी के माध्यम से हो रहा था। इस प्रकार से कह सकते हैं कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो किताब है, जो एक अननोन किसी नाविक के द्वारा लिखी गई, उससे भारत और यूरोप के संबंधों की चर्चा बड़ी लंबी है। हम क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट करते हैं उसकी बात कर रहा है। वो हिंदुस्तान के हार्बर यानी पश्चिम के तट पर जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है उसकी बात करता है। वो भृगुकच्छ की बात करता है, बेरीगाजा जिसको भड़ोच कहते हैं, जो गुजरात के तट पर था, और पश्चिम के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह अगर कोई था तो भृगुकच्छ था, उसकी चर्चा करता है। मैं ये कहना चाहता हूं, टॉलमी की कुल मिला के भारत के भूगोल यानी ज्योग्राफी लिखते हैं। इस प्रकार से हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कुल मिला के बहुत से यूनानी और रोमन यात्री आए, और यूनानी और रोमन यात्री जब आते हैं तो उन्होंने निश्चित रूप से बहुत कुछ लिखने का प्रयास किया है, चाहे वो टेसियस के रूप में हो, चाहे हेरोडोटस के रूप में हो, चाहे नियार्कस आनेसिक्रेटस एरिस्टस बुलस के रूप में हो, चाहे मेरुस के रूप में हो, चाहे कुल मिला के मेगास्थनीज डाइमेकस डायोनिसस के रूप में हो, चाहे प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका के रूप में हो, चाहे कुल मिला के मैंने अभी कहा कि कुल मिला के पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इस प्रकार से यूनानी और रोमन कुल मिला के यात्रियों ने भारत के विषय में बहुत कुछ लिखा है। इससे प्राचीन भारत के विषय में जानकारी मिलती है। मैं यहीं से अब आगे अन्य यात्रियों को लेकर धीरे धीरे मध्यकाल और आधुनिक भारत में बढ़ूंगा। आप लोग चिंता मत करिए, एकदम कुल मिला के कहीं के जुनून में रहिए, नशे में रहिए और परिश्रम बराबर करते रहिए, क्योंकि संसार में परिश्रम का कोई भी विकल्प नहीं है, यह मेरा मानना है। और इसीलिए कहता रहता हूं कि कुल मिला के अरे जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।